हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जो आज संसद में बहुत महत्वपूर्ण रूप से घटित हुई। न्यायिक शुचिता और न्यायिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए और न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के अंतर्गत जज को यानी कि हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए आज संसद में प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। वास्तव में श्री ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है जो जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करेगी। तो उस आरोप पर उसकी जांच की प्रक्रिया क्या है, किस संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के अंतर्गत यह किया जाता है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, अब तक का इतिहास क्या रहा है इस संदर्भ में, इन सारी चीजों पर आज हम प्रकाश डालेंगे, इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जस्टिस वर्मा पर संसद की बड़ी कार्यवाही, जिसमें स्पीकर ओम बिरला जी ने 3 सदस्यीय पैनल का गठन कर दिया है जो इन पर लगे आरोपों की जांच करेगी। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देते हैं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, और जो भी वीडियोस आते हैं उनके PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, इसको लेकर के अब तक क्या हुआ। वास्तव में 14 मार्च 2025 की बात है। दिल्ली के एक रिहायशी पॉश इलाके में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लग जाती है। इस आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां जाती है तो वहां पर बहुत सारे जले अधजले नोट बरामद होते हैं। माना जाता है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से या किचन के कारण आग लग गई, लेकिन बाद में जब फायर ब्रिगेड और मीडिया रिपोर्ट सामने आती हैं तो कई हिस्सों में बहुत सारे नोट के जले और अधजले बंडल मिल जाते हैं। इसको भारत में सोशल मीडिया पर कैश एट होम केस के नाम से बार बार वायरल किया गया और उसी समय राजनीतिक गलियारों और मीडिया में यह चर्चा शुरू हो गई कि एक जज के घर में इतनी बड़ी रकम कैसे मिल सकती है और क्या ये न्यायिक तौर पर, न्यायिक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार का मामला है या नहीं है। इस मामले पर आरोप लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच पैनल का गठन किया और जो इन हाउस जांच पैनल है उस पर और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा, तो वास्तव में भारत में जजों के खिलाफ पहली कार्यवाही कोर्ट के अंदरूनी जांच तंत्र से शुरू होती है, जिसको इन हाउस जांच कहते हैं। इसमें न्यायपालिका अपने वरिष्ठ न्यायाधीशों के अंतर्गत जांच करवाती है। CJI ने एक इन हाउस पैनल गठित किया जिसमें वरिष्ठ जजों ने आरोपों की जांच की। उन्होंने रिपोर्ट में मिसबिहेवियर और अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ के गंभीर संकेत प्राप्त किए। उन्हें लगा कि ऐसी संपत्ति है जिसके बारे में जज साहब के पास यानी जस्टिस वर्मा के पास क्लियर एक्सप्लेनेशंस नहीं है और उन्होंने माना कि यहां पर कुछ ना कुछ कदाचार अवश्य हुआ है। इसके बाद जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी और उन्होंने इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और इसे चुनौती भी दी। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी और माना कि इन हाउस जांच की प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, वैलिड है और संवैधानिक है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया के लिए चीफ जस्टिस ने मामले को रेफर कर दिया राष्ट्रपति के पास। तो इस प्रकार से यह कदम उठाए गए। अब क्या हुआ, आज क्या हुआ, उसके बारे में जानिए। वास्तव में संसद में इस पर बड़ा कदम उठाया गया। 12 अगस्त 2025 को इस पर एक निर्णय लिया गया लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला के द्वारा। श्री ओम बिरला ने घोषणा की कि 146 सांसदों के सिग्नेचर वाली जो हटाने की प्रक्रिया है उसको स्वीकार किया जाता है और जांच के लिए उन्होंने 3 सदस्यीय पैनल बनाया। इस पैनल में जस्टिस अरविंद कुमार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं मद्रास हाई कोर्ट के, BV आचार्य हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, न्यायविद के तौर पर इनको इसमें रखा गया है। सुप्रीम जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका यह कहना है कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष जांच आवश्यक है और सबसे पहले यह जांच कमेटी इन आरोपों की जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर हम आगे की कार्यवाही करेंगे। महत्वपूर्ण रूप से हमें यह जानना चाहिए कि संविधान इसके बारे में क्या कहता है। यूपीएससी के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन देने वाले छात्रों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे ये जाने कि इस पर संविधान क्या कहता है। तो वास्तव में संविधान में जो आर्टिकल 124 का 4 है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जज के हटाने की प्रक्रिया देता है। प्रक्रिया के बजाय वो सबसे महत्वपूर्ण रूप से कहता है कि 2 आधारों पर
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। ये आधार है साबित कदाचार और अक्षमता। ये केवल दो आधार दिए गए हैं न्यायाधीशों को हटाने के। इसी के साथ साथ जब हम देखेंगे तो अनुच्छेद 217 है, आर्टिकल 217 है और इसका सब क्लॉज 2 है। 217 का सब क्लॉज 2 है जो कि यह कहता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को केवल जो अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में दी गई प्रक्रिया है उसी के आधार पर ही हटाया जा सकता है। यानी कि जो हाईकोर्ट का जज है वह भी हटाया जाएगा अनुच्छेद 124 के 4 की प्रक्रिया के अंतर्गत। प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 124 में नहीं दिया गया है, लेकिन जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून बनाया है जिसको हम जजेस इंक्वायरी एक्ट कहते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम कहते हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट कहते हैं और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में पास किया गया था। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रक्रिया से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाएगा। सबसे पहले अगर यह प्रक्रिया शुरू करनी है तो यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से, यानी कि चाहे लोकसभा में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं या राज्यसभा में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यह प्रक्रिया स्टार्ट करनी है तो लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का हस्ताक्षरित आवेदन चाहिए, नोटिस चाहिए कम से कम 100 सांसदों की, जबकि राज्यसभा में अगर सांसद ऐसा लाना चाहते हैं तो 50 सांसदों का अनुमोदन वाली नोटिस चाहिए। ये नोटिस जब अध्यक्ष को दी जाएगी या राज्यसभा में चेयरमैन को दी जाएगी तो अध्यक्ष या चेयरमैन इसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन उनकी स्वीकृति आवश्यक है। जब वो स्वीकृति दे देंगे तो एक जांच समिति का गठन किया जाएगा, जैसा कि अभी ओम बिरला जी ने किया, क्योंकि यह प्रस्ताव लोकसभा के सांसदों ने लाया। तो जब ये 3 सदस्यीय पैनल बनाएंगे, इस पैनल का गठन किस प्रकार से होगा? इस पैनल में एक जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या कोई भी जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, और तीसरा एक विशिष्ट विधिवेत्ता होगा, एक्सेप्शनल ज्यूरिस्ट होगा। ये 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। इस आरोपों की जांच के दौरान संबंधित जो जज है जिन पर यह प्रक्रिया चलाई जा रही है अपना पक्ष रख सकते हैं और अपनी सफाई प्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे जस्टिस वर्मा को अगर अपना कोई पक्ष रखना है तो वो इस कमेटी के सामने अपीयर हो सकते हैं। इस समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी। जब संसद के सदन में पेश की जाएगी, जैसे ओम बिरला जी ने यह समिति बनाई, तो यह समिति अपनी रिपोर्ट ओम बिरला जी को देगी। उसके बाद इस पर चर्चा और बहस होगी। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया होगी और उसके बाद उस सदन से विशेष बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। अब यह विशेष बहुमत क्या है? यह विशेष बहुमत यह है कि जितनी भी सदन की कुल सदस्य संख्या है उसका आधा होना चाहिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 जो है वो सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए, तभी यह बहुमत माना जाएगा, मान्य होगा। तो इस बहुमत से लोकसभा से पास होकर के फिर राज्यसभा जाएगा, यानी कि दूसरे सदन जाएगा और दूसरे सदन से भी विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। जब दूसरे सदन से विशेष बहुमत से पारित करा दिया जाएगा तब यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद जज साहब को पद से हटा दिया जाएगा। यह पूरा प्रोसेस है जो कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इतना कठिन प्रोसेस इसलिए बनाया गया है कि न्यायपालिका कभी भी राजनीतिक दबाव में काम ना करे, स्वतंत्र और निष्पक्ष रह करके अपने कार्यों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। अब इतना जानने के बाद हमें यह भी जानना चाहिए कि इसके पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो अगर हम इसके पहले यानी कि पूर्व के मामलों को देखें, ऐतिहासिक उदाहरण देखें, तो सबसे पहले जस्टिस वी रामास्वामी जो 1993 में केस चला, वो सबसे पहले बड़ा किसी जज को हटाने का प्रस्ताव था और यह प्रस्ताव गिर गया क्योंकि इसको लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। दूसरा जस्टिस सौमित्र सेन का मामला है जो 2011 का है। इसमें राज्यसभा से इन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में जब तक ये जाता तब तक जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार
जस्टिस पीडी दिनाकरन का भी मामला है और इन्होंने आरोपों के बीच ही इस्तीफा दे दिया था, इसी वजह से यह प्रक्रिया रोक दी गई। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अब तक किसी भी जज के खिलाफ उन्हें हटाने का प्रस्ताव सदन से यानी कि संसद से पारित नहीं हो पाया है। ये पहले जज हैं जिनके खिलाफ ऐसी संभावना दिख रही है, लेकिन यदि वे इस प्रक्रिया के बीच में अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो यह प्रक्रिया अपने आप रुक जाएगी। तो वास्तव में यह मुद्दा केवल एक जज को हटाने का नहीं है, मुद्दा न्यायपालिका की साख का भी है, उसकी क्रेडिट का भी है। तो अगर जज साहब किसी भी आरोप के अंतर्गत आते हैं, भ्रष्टाचार या कदाचार जैसे आरोपों के अंतर्गत दोषी पाए जाते हैं या उन पर लोगों का ट्रस्ट कम होता है, तो यह न्यायपालिका के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे मैंने आपको पिछले एक्सपीरियंसेस से बताया कि यह राजनीतिक मामला भी बन जाता है। वास्तव में राजनीतिक दलों की रणनीति बहुत मुद्दा रखती है, बहुत मामला रखती है इस पर। जैसा कि आपने देखा, अगर आप थोड़ा सा राजनीतिक मामलों को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा उपराष्ट्रपति के हटने या त्यागपत्र देने के पीछे जो एक कारण पब्लिक डोमेन में बार बार लोगों के द्वारा बताया जाता है, ये ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग और मीडिया यही कह रही है कि उनके ऊपर इस कारण हटने के लिए कहा गया क्योंकि उन्होंने इस प्रस्ताव को राज्यसभा में स्वीकृति दे दी थी, जबकि यह प्रस्ताव सरकार लोकसभा में लाना चाहती थी। तो ये बहुत मुद्दा है, राजनीतिक दबाव बहुत होता है, राजनीतिक दलों की रणनीति बहुत अहम होती है इस प्रक्रिया को पास कराने में, क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 लाना इतना आसान नहीं है किसी भी पक्ष या विपक्ष के लिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यह मामला केवल एक जज का नहीं है, यह न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक शुचिता के साथ साथ स्वतंत्रता का भी मामला है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का भी मामला है। और सवाल यह भी है कि क्या भारत में जजों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिए क्या हम इससे अधिक पारदर्शी और स्वतंत्र निकाय बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पर कई देशों में जुडिशियल ओवरसाइट बोर्ड्स होते हैं जो जुडिशरी के कामों को देखते हैं और उसके हिसाब से जनता को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर हम चाहें, अगर हम कोशिश करें तो इस प्रकार के प्रयास भी भारत में न्यायिक सुधारों के लिए किए जा सकते हैं। मैं इस पर आपकी राय अवश्य जानना चाहूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत में जो न्यायिक शुचिता और न्यायिक नियुक्ति और उन्हें हटाने की प्रक्रिया, इन सब के लिए हम किस प्रकार से और रिफॉर्म ला सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण घोषणा है, हम 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, आजादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे को लेकर के स्टडी IQ IAS एक बहुत बड़ा सेल लेकर के आया है जिस पर आपको हमारे सभी कोर्सेज पर 47% डिस्काउंट दिया जाएगा। आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश कोई भी बैच खरीदते हैं या फिर GS ऑप्शनल कोई भी बैच लेते हैं तो आपको 47% का डिस्काउंट दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। जब आप हमारा ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास कोई कोड है खरीदने से पहले, तो आपको PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा और जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको यह कोर्स महज 47% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, यानी कि लगभग आधे दाम पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। सारी बुक्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस सब कुछ एज इट इज रहेंगी, सिर्फ फीस आधी देनी होगी। तो देर मत कीजिए क्योंकि ये ऑफर 15 अगस्त तक ही मिलेगा आपको। अगर आप 15 अगस्त से लेट करते हैं तो ये ऑफर नहीं मिल पाएगा। ये साल का सबसे बड़ा ऑफर है, इससे बड़ा ऑफर अब नहीं आने वाला है। तो आप 2026 देने वाले हो, 2027 देने वाले हो या 2028 देने वाले हो, आपके लिए एक सिस्टमेटिक स्टडी प्लान लेकर के और उसके साथ एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर लेकर के स्टडी IQ आया है। अब चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट में जहां हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। नंबर 2, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। नंबर 3, सिद्ध कदाचार और अक्षमता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के 2 संवैधानिक आधार हैं। आपको बताना है उपरोक्त तीनों में से कौन से कथन सही हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या सभी 1, 2, 3। आप अपने उत्तर और जो मैंने आपसे कमेंट करने के लिए कहा है, दोनों चीजें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कीप इन टच, हम आगे अपडेट्स देते रहेंगे जो भी इस पर आगे प्रक्रिया होगी। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।